हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रामविलास शर्मा जी लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन। तो उसको हम निबंध पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये कंसेप्ट बना करके समझिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है जो 100% आपको समझ में आ जाए। तो आप ये निबंध है, तो निबंध के माध्यम से थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस लगाइएगा, उसके बाद ये समझिएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान दें, हम जो परंपरा का मूल्यांकन पढ़ेंगे। तो चलिए हम परंपरा का मूल्यांकन करते हैं। बोलते हैं रामविलास शर्मा जी, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं हैं, जो रूढ़िवादी तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मतलब कहते हैं जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। साहित्य, आप लोगों का क्वेश्चन होगा जी सर साहित्य क्या है? तो साहित्य एक ऐसा बुक है जिसको पढ़ने से मनुष्य को अपने जीवन विकसित हो जाते हैं। साहित्य आप एक इस प्रकार के बोल सकते हैं, इस प्रकार बोलिएगा आप, साहित्य एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसके पढ़ने के बाद मनुष्य निखर जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे साहित्य का मतलब क्या होता है। या इस प्रकार समझिए, साहित्य एक ऐसा पुस्तक है जिसको पढ़ने से मनुष्य क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, उसको दिमाग विकसित होते हैं। तो वही बात इसमें पढ़ना है। हमें वही बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं है, जो रूढ़िवादी क्रांति को साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य का ज्ञान बहुत बड़ा और परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मतलब जो बोलते हैं मतलब लेखक कहते हैं जो लोग आज युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग आज विकसित होना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य का ज्ञान बहुत आवश्यकता है, जो रूढ़िवादी तोड़ करके यही लेखक समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इस प्रकार दिया है लेखक, जो लोग समाज के बुनियादी परिवर्तन करने पर वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वो अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो लोग समाज के बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, जो लोग अगर शोषण मुक्त मतलब समाज के विकसित करना चाहते हैं, वो शोषण मुक्त होकर समाज का रचना करना चाहते हैं, तो वो अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिक नाम से पुकारते हैं। मतलब जो लोग आज युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग अपने विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो पूंजीपति वर्ग का लोग का नाम पकड़ के और शोषण मुक्त जो समाज में दबे हुए हैं लोग, उसको पकड़ने के बात कहते हैं, जो उससे समझिए, उसको बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेखक कहते हैं जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवादी के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान है। साहित्य का परंपरा का ज्ञान ही प्रगतिशील आलोचना का विकास करेगा। अगर बोल रहे हैं जो लोग अगर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो लोग विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। प्रगतिशील आलोचना से ज्ञान साहित्य का धारा मोड़ी जा सकती है। बोलते हैं जो प्रगतिशील आलोचना से धारा को हम क्या कर सकते हैं, धारा को मोड़ी जा सकती हैं और नए प्रगतिशील रचनाओं के निर्माण किया जा सकते हैं। हम नए समाज का विकास कर सकते हैं, हम नई चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अपूर्ण सिद्धांतों का संकलन नहीं है, साहित्य का परंपरा का मूर्त ज्ञान है। साहित्य का ज्ञान जिस प्रकार आप बता सकते हैं, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांत का संकलन नहीं है, वो साहित्य का परंपरा का मूर्त ज्ञान है। एक प्रकार के आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर पुराने ज़माने का व्यक्ति है और उसके सामने अगर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए, तो उस लाख रुपए को वो बहुत बड़ा मायने में समझेगा, वो बोलेगा इतना रुपया क्यों खर्च किए हैं। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अपूर्ण सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वो साहित्य का उसको परंपरा का मूर्त ज्ञान है। आगे चलिए, उसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में लेखक बोल रहे हैं और यह ज्ञान उतना ही विकास समान है जितना साहित्य का परंपरा है। बोल रहे हैं
ये ज्ञान उतना ही विकासमान है जिसका साहित्य का परंपरा है। ये ज्ञान इतना डेवलप है, इतना विकसित है जो आज साहित्य का परंपरा है। साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करेंगे जो शोषण वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब आज हम अगर साहित्य का मूल्यांकन करेंगे, अगर साहित्य का मूल्यांकन मतलब उसको अगर हम जांच पड़ताल करेंगे, अगर जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो सबसे पहले साहित्य का मूल्य निर्धारण करना होगा। और साहित्य का मूल्य निर्धारण करने के बाद जो शोषण मुक्त वर्ग है, जिस पर शोषण किया गया है, सताया हुआ लोग है, उसको विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबिंबित करना होगा। और इसके साथ ही हम साहित्य का ध्यान देते हैं, इसके साथ ही साहित्य का ध्यान देंगे जिसके रचनात्मक आधार शोषित जनता का श्रम है। और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसको उपयोगी किस तरह हो सकता है। मतलब हम लोग अगर कोई व्यक्ति अगर चाहते हैं, अगर समाज सुधार करने के लिए, वो साहित्य का आगे बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले अगर समाज का ज्ञान करने के लिए चाहते हैं तो वर्तमान काल में जनता के कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक उसको उपयोग में लाया गया है, उसको अध्ययन करना पड़ेगा। और हम साहित्य का ज्ञान करने के बाद तब हम क्या कर सकते हैं, उसको हम विकास कर सकते हैं। जिस प्रकार आप इस प्रकार बोल सकते हैं, जो हम उपयोगी जो शोषण मुक्त जनता है वो उसको हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। इसके अलावे जो साहित्य के सीधा और संपत्तिशाली वर्गों के देख रेख में रचा गया है और उसके वर्गहीनों एवं प्रतिबिंबितता करता है। और उसे भी उसको परखन देखना चाहिए कि अब उसमें अभ्युदयशील वर्ग के साहित्य और हरास्तम वर्ग का है। और यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज के वर्गों के रूपरेखा कहीं बहुत स्पष्ट नहीं हो। अगर हम इस प्रकार भी देखेंगे जो पुराने समाज के लोग हैं उसको किस प्रकार का वर्गमूल्य है, वर्गहीन है। और पूंजीपति का पूंजीवाद या यथेष्ट विकास के हो गया है। यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह से विरोधी बनकर खड़ा है। जो संपत्तिशाली लोग हैं वो संपत्तिहीन वर्ग के लोग, मतलब जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो निर्धन वर्ग है, उसको एक दूसरे को सामने पूरी तरह से विरोधी बनकर जो है खड़े हुए हैं। जो पूंजीपति वर्ग का लोग होते हैं, आप अधिकांश देखिएगा जो पूंजीपति वर्ग का लोग होते हैं वो एकदम, जो पूंजीपति वर्ग का लोग वो छोटे लोग को एकदम विरुद्ध खड़े होते हैं। पुराने साहित्य में वर्गहीन साफ टकरते हैं हुए और दिखाते हैं। इसके संभावना कम है। और सभ्यता के अनेक तत्व की तरह साहित्य को भी ऐसी तत्व होती हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। और आज आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य जो है तत्व बन गया है। जो आग जला करके हम लोग खाना बनाते थे वो जनता को सामान्य जनता का तत्व बन गई है। और कल कारखानों में भाप गई या बिजली से जलने वाले मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था होती जा रही है। पूंजीवाद व्यवस्था भी भी है। मतलब जो आज के लोग हैं, जो हम कल कारखाना में जो आज के लोग भाप बनाकर बिजली बनाकर अपने मशीन के उपयोग से समाजवादी व्यवस्था होते हैं। जो पुराने लोग हैं जो अपने चूल्हा जला करके और क्या करते हैं, अपने खाना बनाते हैं, उसके वो विरुद्ध करते हैं। तो उस सबों के लिए हमको जो समाज के सुधारक व्यक्ति है उसको सबसे पहले साहित्य का ज्ञान बहुत बड़ा जरूरी है। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होते हैं और इस तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहते हैं। अगर हम सभ्यता का साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहता है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमेशा संपत्तिशाली वर्ग के लोगों के हित में बंधा हुआ है। साहित्य का इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही होते हैं जैसे समाजवादी व्यवस्था का। जिस प्रकार समाजवादी व्यवस्था बिजली
बिजली का उपयोग करना, बिजलियों का उपयोग न कर कर, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग पूंजीपतियों ने अपने हितों में किया था। मतलब जिस प्रकार आप बता सकते हैं जो अगर सभ्यता का विकास, अग्नि का विकास, इस प्रकार पूंजीपति आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था, उसका उपयोग पूंजीपति ने अपने हितों में किया था। और साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है। अगर मनुष्य को संपूर्ण जीवन में संबंध है। आर्थिक जीवन में अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपना मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य क्या करते हैं, अपने प्राणी रूप में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। साहित्य में उनका बहुत सी अस्तित्व आदिम भावना प्रतिफल होती हैं जो उसके प्राणी मात्रा से जोड़ी जाती हैं। इस जो है बात को बार बार कहने में हमें कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है और उसे अपने मनुष्य को इंद्रिय बोध और इसके भावनात्मक भी व्यंजित होते हैं। साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। साहित्य का विकास प्रक्रिया उसकी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में सामाजिक विकास क्रम और सामंतित सभ्यता का अपेक्षा पूंजीपति सभ्यता के विकास सभ्यता का अधिक उपयोगी और प्रगतिशील कहा जा सकता है। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता भी को, जिस प्रकार पूंजीवादी सभ्यता को छोड़ करके और हम लोग समाजवादी व्यवस्था की ओर आ रहे हैं और उसके अनुरूप में पुराने चरखे और जो है करघे की मुकाबले मशीनी का व्यवहार में श्रम एवं उत्पादकता को बढ़ाती दे रहे हैं। जो हम लोग क्या करते थे पुराने में मुकाबले में, अगर हम पुराने चरखे और करघे के मुकाबले हम क्या करते थे, मशीनी व्यवहार और श्रम उत्पादक को बहुत बढ़ावा दिए थे, श्रम पर बहुत बढ़ावा दिए थे और चरखे और जो मशीनी को छोड़ करके, जिस प्रकार गांधी जी भी कहा है, जो चरखे को बढ़ावा दिया, मशीनी उत्पादकता को व्यक्ति को श्रमिक को बढ़ावा दिया और मशीनीकरण पर बहुत कम जोर दिया गया था। उसी प्रकार वह पर यह आवश्यकता नहीं है कि सामंती समाज में कवि के अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो और यह संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के लिए विकास का विरोधी और जो है कवि स्वयं बिकाऊ माल नहीं बन सकते हैं। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं से 20वीं सदी में कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को छोटे जा रहे हैं और कहीं उसके आसपास पहुंच जाते हैं, पर जो है अपने धन्य मानते हैं। और ये जो तमाम कवि अपने पूर्वज कवियों को रचनाओं का मनन करते हुए, अपने रचना जो है उसको मनन करते हुए और जो है अपने उनका अनुरूप नहीं करते हैं, उससे सीखते हैं और स्वयं कई परंपराओं को जन्म दे देती है। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं, जो हमारे पूर्ववर्तित कवि है, जो पुराने ज़माने के कवि है, उसको रचना का मनन करके उसको बोल रहा है, जो रचना किया है उसको जान के पहचान के और अपने अनुरूप नहीं करते हैं, उसके अनुरूप के छोड़ करके अनुरूप नहीं करते हैं, उसके सीखते हैं, हम नए चीज़ सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे, जिस प्रकार आप इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहे जो हमको बहुत बड़ा नॉलेज हो गया, बहुत बड़ा पावरफुल हो गए, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। उसी प्रकार बोल रहा है कि पूर्ववर्तित कवि को देख करके रचनात्मक मानते हुए अपने अनुकरण नहीं करते हुए अपने सीख को विकसित करे, स्वयं परंपरा का जन्मदेह हो जाएगा और अपने उसके आगे की ओर बढ़ाएं और स्वयं परंपरा का जन्म हो जाएगा। जो साहित्य दूसरों को नकल करके लिखा जाता है
वो अध्यम कोटि का होता है। अगर हम कोई पूर्वज को अगर कॉपीराइट अगर हम करें तो उस पर कॉपीराइट सिंबल चले आता है। अभी कब देखे हैं जिस प्रकार अगर कोई सिंगर गाना गाते हैं और अगर हम उसके अनुरूप उसको हम देख करके और वही गाना को दोहराते हैं तो उतना महत्व अपना ज़िंदगी में उतना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कोई दूसरे कवि को नकल करके अपना ऊपर जाने का कोशिश नहीं करें। साहित्य असमर्थता को सूचक है। साहित्य जो है असमर्थता को सूचक है। जो महान साहित्यकार हैं उनका कला एवं आकृतिक नहीं हो सकते हैं। और यह तक कि एक भाषा दूसरे भाषा के अनुवाद करने पर उसका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बन सकती है। मतलब जिस प्रकार आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति के चीज़ अगर हम नकल करते हैं, नकल करके अगर हम चाहेंगे जब महान व्यक्ति बन जाएं तो इम्पॉसिबल है। और आयोगिक उत्पादकता एवं कलात्मक सौंदर्य एवं ज्यों का त्यों बनी रहती है। और आयोगिक उत्पादकता कलात्मक उत्पादकता यह बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जिस प्रकार अमेरिका ने एटम बम बनाया, अमेरिका क्या किया एटम बम बनाया, लेकिन रूस ने भी बनाया, लेकिन क्या किया रूस ने भी बनाया, पर जो है शेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज़ उत्पादकता दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका आइटम बम बनाया और रूस ने भी आइटम बम बनाया, लेकिन शेक्सपियर जो किया था, शेक्सपियर जो नाटक जैसे चीज़ का उत्पादकता दोबारा इस इंग्लैंड में भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार बोल रहे हैं अगर व्यक्ति चाहे अगर एक दूसरे को नकल करके और आगे बढ़ जाएं तो वो अपना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। द्वैधात्मक भौतिकवाद मनुष्य को भी चेतना को आर्थिक संबंधों को प्रभावित मानते हुए और उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों को प्रभावित होना एक बात है, मतलब आर्थिक संबंध को प्रभावित अगर करते हैं तो एक बात है, और उनके द्वारा चेतना और निर्धारित होना ये बात है। भौतिकतावाद का अर्थ है भागवाद नहीं होते हैं, सब कुछ परिस्थितियों के द्वारा अनिवार्य हैं और निर्धारित नहीं होते हैं। अगर सब चीज़ हम चाहेंगे जो परिस्थिति को सब कुछ अगर चाहेंगे परिस्थिति द्वारा अनिवार्य होगा तो वो निर्धारण नहीं होते हैं। कुछ हम लोग स्वयं भी करना पड़ते हैं, कुछ परिस्थिति के साथ चली भी जाते हैं, समय के साथ चली भी जाते हैं। और यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं हैं तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा। अगर हम लोग अगर परिस्थिति का नियामक नहीं होंगे तो मनुष्य को भी परिस्थिति का नियामक नहीं बनते हैं। दोनों संबंध द्वंद्वात्मक हैं। यही कारण है कि साहित्य सापेक्षिक एवं स्वाधीनता होते हैं। गुलामी अमेरिका भी थी और गुलामी एथेंस भी किया, लेकिन एथेंस सभ्यता का सारे यूरोपीय प्रभावित हो गए और गुलामी अमेरिका मालिक के मानव संस्कृति के कुछ नहीं दिया गया। बोल रहा है जिस प्रकार गुलामी अमेरिका भी था और गुलामी कौन था एथेंस भी था, लेकिन आज जो एथेंस कर दिया वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है। पूरे यूरोप में क्या है वो प्रभावित है, कौन अमेरिका चलिए प्रभावित है। और सामंतवादी दुनिया भर में कायम रहा, पर यह सामंती दुनिया के महान कवि के दो ही केंद्र थे और भारत और ईरान। ये पूंजीपति विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ और उसको राफेल और उसमें लेओनार्ड का उसको विंची और जो है माइकेल और एंजेलो इंटरेटली की देन था। यहाँ हम यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थिति में कला और विकास संभवता हो, और दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समय सामाजिक एवं परिस्थिति होने पर भी कला का सामाजिक विकास नहीं होते हैं। और यही हम साधारण प्रभावशाली मनुष्य को अद्वितीय भूमिका भी देखी जाती है। साहित्य का निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को भूमिका निर्माण होते हैं। इसका यह अर्थ है कि मनुष्य जो करते हैं वो सब अच्छे हैं और अच्छा होते हैं, उसके श्रेष्ठ कृत्रिम बेदोष नहीं होते हैं।
मतलब जो मनुष्य करते हैं, जो आज साहित्य का ज्ञान अर्जित किए हैं, वो अच्छा ही करते हैं। अगर जो मनुष्य चाहे जे हम बहुत बड़ा साहित्य का ज्ञान वाली है, साहित्य हम पूरी भरीपूर है, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कला का पूर्वज और निर्देश होना भी एक दोष है। बोल रहा है कला का निर्दोष होना भी एक दोष है। अगर ये दोष हैं और ऐसे कला निर्जीव होते हैं, इसलिए प्रभावशाली मनुष्य में अद्वितीय उपलब्धियां के बाद भी नए कुछ होते हैं। नए उल्लेखनीय का साक्ष्य उल्लेखनीय के साथ हम क्या करते हैं, उल्लेखनीय करने की उसमें गुंजाइश बनी रहती है। जिस प्रकार आप बोल सकते हैं, अगर मनुष्य में दोष नहीं होते हैं तो वो विकास नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए जिस प्रकार मेरे में दोष ये होता है, जो अगर हमारे वीडियो के क्वालिटी में अच्छा नहीं होते हैं, हमारे पढ़ाने के शैली में अच्छा नहीं होते हैं, तो आप लोग उस पर कहते हैं, कमेंट करते हैं जो आपके वीडियो अच्छा नहीं है, उस पर हम सुधार करते हैं। उसी प्रकार बोल रहे हैं, अगर जो व्यक्ति के अगर दोष होते हैं, अगर दोष के बाद अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के परिस्थिति होते हैं, परिस्थिति के बाद अगर परिस्थिति में टिके हुए हो रहते हैं तब वो आगे बढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति को अगर ये सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार अगर 10वीं कोई पास करना चाहते हैं, अगर कोई नहीं पढ़ता है और कोई पढ़ता है, तो जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो तुरंत एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद वो फेल हो जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट अंतर होगा। और वो पढ़ के और वो क्या जानेगा, वो 10वीं पास करने वाले व्यक्ति वो क्या जानेगा 10वीं का हाल, जो पढ़ाई क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। और जो व्यक्ति फेल हुआ है, फिर पुनः उसे जब फिर वो पुनः एग्ज़ाम देगा, फिर वो क्वालिफाई करेगा, तब उसको गुण और दोष के बारे में पता होगा कि 10वीं क्या चीज़ होते हैं। और जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, वो व्यक्ति क्या जानेगा ये क्या चीज़ है और क्या 10वीं क्या चीज़ है। उसी प्रकार बोल रहे हैं, अगर व्यक्ति के अगर कुछ दोष हो तो दोष में भी वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं, दोष में वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास दोष नहीं है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा करती हैं, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। और यदि कोई साहित्यकार आलोचना से भरे होते हैं, राजनीतिज्ञ का दावा और जो है राजनीतिया का दावा और भी नहीं कर जो है सकते हैं, इसलिए कि साहित्य का मूल्य राजनीतिक मूल्य का अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। अंग्रेज कवि टेनिस और लेटिक कवि जो है वर्निल पर एक बड़ा अच्छा कवि लिखी थी, पर इसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्निल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे में हम आज भी सुनाई देते हैं, जो हृदय के आनंद विहल कर देते हैं। और कह जाते हैं कि जब ब्रिटेन साम्राज्य का कोई नाम लेन एवं पानी देव न रह जाएगा, तब शेक्सपियर मिल्ट एवं जो है शैली विश्व के सांस्कृतिक जो है आकाश में वैसे ही जगमा नज़र आएगा, जैसे कि पहले उसका प्रकाश और पहले प्रकाश की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखती है। साहित्य का विकास में प्रभावशाली मनुष्य की तरह और जन समुदायों की सामाजिक एवं विशेषता भूमिका होते हैं, और इनमें कोई भी जनता के यूरोप एवं सांस्कृतिक विकास में भूमिका प्रचारित और यूनानी की है, और यह अन्य जाति की नहीं है। जन समुदायों जब एक व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनके अस्तित्व नष्ट हो जाती हैं। प्राचीन यूनानी अनेक गण समाजों को में बटा हुआ है। आधुनिक यूनानी एक राष्ट्र हैं। आधुनिक यूनानी अपना प्राचीन और सांस्कृतिक अपने एकात्मक स्वीकार करते हैं या नहीं। 19वीं सदी में शैली एवं जो है वायसराय ने
अपने स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों के ऐसा एकारात्मक पहचानने के लिए बड़े परिश्रम किया था। लेकिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश के इसी तरह के अपनी एकारात्मक पहचान और इसी प्रवाह के लिए अपने विभिन्न विच्छिन्न हैं और विच्छिन्न भी मानव समाज बदलता है और अपने पुरानी अस्तित्वता कायम रखते हैं। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित रहते हैं, उनके इतिहास सांस्कृतिक परंपरा का आधार निर्धारण पर अस्तित्वता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन हुआ किंतु जब पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल जब विभाजन हुआ, जब हमारे देश विभाजन हुआ था, तब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने अपने साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा। मतलब जिस प्रकार आप जानते हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब अगर हमारे देश के खंडता और अखंडता की बात आते हैं तो हमारे देश में सभी लोग एकदम एक जागरूक हो जाते हैं। जिस प्रकार आप बता सकते हैं, जिस प्रकार हमारे पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान विभाजन हुआ था, जब विभाजन होने के बाद जब हम लोग क्या करते थे, जब हमारे देश में किसी प्रकार का आपदा आते थे, किसी प्रकार का परेशानी आते थे, तो हम लोग क्या होते थे, सब में भाईचारा था, सब संबंध होकर के उस आपदा के साथ क्या करते थे, लड़ते थे। लेकिन जब बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप में अविभाजन रहा, तब विभाजन बंगाल के विभाजन पंजाब की तुलना में कीजिए कि जो ज्ञान जाएगा, उस साहित्य का परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इसे हम न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिमाण कहा जो है क्यों होता है। इस प्रकार आप देखते हैं, जब बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान विभाजन हुआ तो हमारे देश में कोई अखंडता का बात नहीं था। सब लोग एकदम, अगर देश में कोई परिस्थिति आता था तो उस पर क्या होते थे, सब आपस में मिल जाते थे। लेकिन जब पंजाब में से विभाजन हुआ, पंजाब अलग हुआ, तो पंजाब में वो बात नहीं रहा, सब अपने अपने लिए मरते थे। अगर उसको मार रहा है, जिस प्रकार अगर हम इस प्रकार बात अगर छोटे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, अगर दो भाई में अगर झगड़ा हो रहा है, तो अगर मान लीजिए एक भाई को अगर दूसरे व्यक्ति मार रहा है, तो ये व्यक्ति बोलेगा भन्ने मार रहा है इसको, इससे क्या भन्ने मार रहा है, और दूसरे व्यक्ति क्या बोलेगा, ये भी बोलेगा चलो उसको मार रहा है तो चलो भन्ने मार रहा है। तो इसी प्रकार जब बंगाल और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तब हमारे देश में एकता था। अगर किसी प्रकार एक व्यक्ति पर कोई प्रहार होता था तो दोनों व्यक्ति मिल जाते थे, आपस में उस व्यक्ति को पसारते थे, आपस में उसको लड़ते थे। लेकिन जब पंजाब विभाजन हुआ, तब दोनों क्या हो गया, अलग अलग। इसको कोई मार रहा है तो कोई इसको मतलब नहीं, इसको कोई मार रहा है तो इसको मतलब नहीं। वही बात बोल रहे हैं लेखक, एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अन्य भाषा बोलने वाले राष्ट्र की ये अस्तित्व होते हैं, और संसार इस समय अनेक राष्ट्रीय बहु जाति है, अनेक भाषा भाषी एवं जिसके समय राष्ट्र के सभी तत्व मुसीबत आती है, तब उन्हें अपने राष्ट्र अहिंसा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से जाता है। इस प्रकार अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार का आपदा आते हैं तो सब क्या होते हैं, सब एक हो जाते हैं। जिस समय हिटलर में सोवियत संघ का आक्रमण किया था, तब हम यह राष्ट्रीय अस्तित्वता और जनता के स्वाधीनता संग्राम के समर्थन प्रेरक शामिल शक्ति बने थे। लेकिन सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित महान राष्ट्र मानते थे, अथवा देशपूर्ण एवं संग्राम कहते थे। और इसी युद्ध के दौरान उसको खास तौर पर रूसी बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण करते थे। सोवियत समाज जारशाही रूस में समाज के विभिन्न थे, और समाज व्यवस्था में विचार इतिहास का प्रवाह उसको विचित्र विभिन्न
विभिन्नता है और जातीय अस्तित्व के दृष्टि से प्रभावी अचवित हैं और उसको जारशाही रूस के तालमेल सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं जो रूसी जाति के अस्तित्व को दृष्टि से पुष्टि करने वाले महान साहित्य है। सामाजिक व्यवस्था कायम करने होने पर जातीय अस्तित्व अखंडता नहीं होती है वरना पुष्टि होते हैं। इसके सोवियत संघ के बहुजातीय राष्ट्रीय पुनर्जनन हुआ और यह राष्ट्रीयता अब सामाजिक शक्ति जैसे 1917 में पहले नहीं था जो उसमें तानाशाही था और जिसमें क्या था जारशाही था और जारशाही में जब रूस ने भी बहुत से जाति अपराधी बनाकर रखी गई थी, लेकिन उस समय उस सब पर रूसी जाति का सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। लेकिन जैसे बहुत से साम्राज्य होते थे, जैसे अपने एक साम्राज्य था 1917 में क्रांति के बाद रूसी एवं गैर रूसी जाति के आपसी संबंधों को बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत से जाति सोवियत संघ में शामिल नहीं हुआ। मतलब जब हमारे 1917 में क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी में बहुत सा लोग छिन्न भिन्न हो गए थे, बहुत सा लोग अलग हो गए थे, बहुत सा लोग संघ में रहते थे अलग हो गए थे और कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध कुछ ही पहले अन्य जाति अपने शामिल होते थे। सोवियत संघ के आज जितने भी जाति शामिल उनके वैसा मिल जुलाव एवं राष्ट्रीयता इतिहास नहीं थे जैसे भारतीय जाति का था और राष्ट्र का गठन इतिहास का अविच्छित प्रवाह बहुत ही निर्धारण करता है। जिस प्रकार बोल रहा है जो सोवियत संघ को विभाजन हुआ था, क्रांति आया था, जितना अलग नहीं था जितना हम भारत के लोग क्या करते थे। हमारे भारत में कोई परिस्थिति आता है उसके साथ हम एकता और अखंडता के साथ उठते हैं। यूरोप का लोग यूरोपियन संस्कृति के बात करते हैं, लेकिन यह यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, कभी भी राष्ट्र नहीं बना। अब पूर्वी यूरोप का पश्चिमी यूरोप दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का क्या था अलग आम बात है। संसार का कोई देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत के इतिहास को ध्यान में रखो और भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरे जाति का राजनीतिक प्रभुता कायम करने के अस्तित्व स्थापित नहीं हुआ है। यह मुख्यतः सांस्कृतिक इतिहास का देन है। यह सांस्कृतिक निर्माण में देश के कविताओं को सर्वोत्तम स्थान है। इस देश के सांस्कृतिक जिस प्रकार रामायण और महाभारत को अलग करते हैं भारतीय साहित्य अन्य आंतरिक एकता टूट हैं। हमारे भारत के सांस्कृतिक एकता और अखंडता में क्या है टूटे हुए हैं। हमारे एक दूसरे में जितने भी नागरिक हैं एक दूसरे में क्या है जुड़े हुए हैं और ये किसी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास के अस्तित्व ऐसे निर्माण भूमिका नहीं रखते हैं जो देश के व्यास जिस प्रकार व्यास और वाल्मीकि का है और देश का जिस प्रकार व्यास और वाल्मीकि का है इसमें उतने हम लोग महानता नहीं रखते हैं। चलिए उसके बाद बोल रहे हैं लेखक इसलिए भी देश के अन्य साहित्य का परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना देश का लिए है। बोल रहे हैं जितना हमारे देश के लिए परंपरा का मूल्यांकन उतना ही जरूरी है जितना हम लोग जिस प्रकार वाल्मीकि और व्यास के बीच में नहीं था। यदि हम समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर उसको जारशाही रूप एवं नवीन राष्ट्र के रूप में पुनः निर्मित होते हैं तो भारत समाजवादी व्यवस्था को कायम होने पर भी राष्ट्रीय अस्तित्व पहले से कितना पुष्टि होती है और इसका कल्पना भी किया जा सकता है। वास्तव में समाजवादी हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र में समाजवादी अति आवश्यकता है। जिस प्रकार समाजवादी की आप बात कर सकते हैं तो हमारे जितने भी जनता है हमारे जितने भी लोग हैं वो सब क्या मिलजुल कर रहना चाहिए। पूंजीपति व्यवस्था शक्ति का व्यापकता है उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छे उपयोगी समाजवादी व्यवस्था अब ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र एवं
भारत का ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले आप अपेक्षित ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। उन प्रगति एवं रफ्तार किसी भी पूंजीपति देश का अपेक्षा तेजी है। भारत के राष्ट्रीय क्षमता देश के पूर्व विकसित समाजवादी विचार की संभव है। यह अहिंद का परंपरा का मूल्य ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। समाजवादी सांस्कृतिक पुरानी सांस्कृतिक के नाता नहीं बनता है और यह आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमारे देश के निरक्षर निर्धन जनता का नहीं, पुरानी साहिंद का महान उपलब्धियां का ज्ञान वंचित हैं। इस प्रकार बोल रहे हैं हमारे देश के जो भी देश के लोग हैं, जो भी देश के निर्धन व्यक्ति हैं, वो अपना क्या करते हैं, जनता के पुराने साहिंद का ज्ञान उपलब्ध हो। मतलब इसमें लेखक कहने का कोशिश करते हैं, कहते हैं जो हमारे पुराने जाति व्यवस्था है उसको छोड़कर पकड़कर, और जो हमारे न्यू जाति व्यवस्था है इसको पकड़कर और समाजवादी व्यवस्था पर आगे जोर दिया जाना चाहिए। और इसमें जब साक्ष्य होते हैं साहित्य पढ़ने का, उसको अवकाश होता है, सुविधा होता है, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठकों होते हैं। और ये वे अनुवाद में भी नहीं, उन्हें सांस्कृतिक में भी पढ़ा है। और तब देश के इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि उसमें उसके लिए शुक्र ब्राह्मण भारतीय की वास्तविक मूल भाषा जो है उत्तर भारत के लोग पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना मूल भाषा तमिलनाडु में जो है लोग पढ़ते हैं। यह विभिन्न भाषाओं के लिख और हुए साहित्य का जातीय सीमाएं का क्या करते हैं, उल्लंघन, और उसमें जो सीमाएं लांघकर सारे देश के की संपत्ति बनाए हुए हैं। किसी देश जिस भाषा में बोलने वाले अधिकतम जो है निरक्षर हैं, वो अन्य अस्तित्व का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं। और वे तो इतने रचनात्मक पढ़ते हैं जो अंग्रेज भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा नहीं होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होते हैं। और केवल अंग्रेज नहीं, यूरोप के अनेक भाषाओं साहित्य का अध्ययन करते हैं। जो एशिया के भाषा के साहित्य का परंपरा और परिचय गहरा होते हैं। मानव संस्कृति का विरासत धारा और भारतीय साहित्य का गौरवपूर्ण परंपरा का नवीन योगदान क्या होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही पर रहने देते हैं। तो परंपरा का ज्ञान जो रामविलास शर्मा जी जो लिखे हैं, इसमें पूरे मनुष्य को ये बोलते हैं, मतलब ये पूरे संस्कृति को ये समझाने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जी कहते हैं जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे साहित्य का ज्ञान पढ़ते हैं, वो हमारे साहित्य का ज्ञान को सुधार करके, हमारे साहित्य को पढ़ करके, साहित्य एक ऐसा पुस्तक है जिससे क्या होगा, हमारे समाज में वो अगर जो भी मनुष्य उसको पढ़ते हैं उसको विकसित कर देते हैं। तो इससे हमारे समाज को क्या करते हैं, हमारे समाज की ओर बोलते हैं। जो आगे की जो पुराने सोच है उसको भी ले करके और आने वाला सोच उसको भी ले करके, और दोनों को मिनिमाइज करना है। और जो में उसमें त्रुटि है उसको विकास करके हमारे देश को क्या करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। इसको लेखक है रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा से आप समझते हैं जो परंपरा से क्या होते हैं, जो परंपरा से चले आया है। परंपरा का मतलब जो शुरू जो चले आए हैं वो परंपरा। और मूल्यांकन करना, उसको देखना, उसको समझना, उसको परखना। अगर अच्छे हो तो रहने देना, नहीं हो तो उसको क्या थोड़ी बहुत परिवर्तन करना। तो इसको लिखा है रामविलास शर्मा। तो आज के लिए इतना ही। आप ये निबंध है, आप इसको एक बार में नहीं समझेंगे तो आप क्या करें, उसको पुनः एक बार और देखें, 2 बार देखें, जितने बार में आप समझ सकते हैं उसके बाद उतने बार ये देखिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम पार्ट 1 में ये हो गया। उसके बाद है पार्ट आएगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद एक पार्ट आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे की ओर हम वीडियो बनाने में प्रेरित हों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।